जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें शॉर्ट में गैप कहा जाता है, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें फॉलो करते हुए अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाती है। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस का आधार ये प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हैं। इन नियम और सिद्धांतों को फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाती है। पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इसी के ऊपर आधारित है। Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel and Count Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने का आधार है कि कैसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, कैसे उनसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है और कैसे जो फाइनेंशियल डेटा है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन्हें मीनिंगफुल वे में यूजर्स तक पहुंचाना है। तो गाइस, आज का वीडियो जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग ही बनाया है और आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि व्हाट इज़ गैप, यानी गैप क्या है, साथ ही गैप के फीचर्स क्या हैं। और देखिए, गैप में यानी कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, करीब 10 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है जब हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं। तो अगर हम इन 10 के 10 प्रिंसिपल्स को एक साथ स्टडी करें या एक ही वीडियो में लेना चाहें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज जो है हम सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। वो हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि गैप का मतलब क्या है। देखिए, गैप जो है वो है आपका सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, यानी कि ये वो नियम हैं या गाइडलाइंस हैं या वो आधार हैं जिनके बेसिस पे या जिनके आधार पर हम ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं और उनसे जो है हम मीनिंगफुल डेटा या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करेंगे, ये सारी बातें जो है इन नियम या सिद्धांतों में बताई गई हैं। तो बेसिकली गैप इज द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि सभी लोग इनको फॉलो करेंगे। तो सपोज करिए, अगर मैं आज किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ तो मैं इन रूल्स को फॉलो करूंगी। कल को मेरी जगह कोई दूसरा अकाउंटेंट आता है उस कंसर्न में तो वो भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा। यानी कि जो भी अकाउंटेंट है वो सभी इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो जब इन रूल्स को फॉलो करेंगे, सेम तरह के रूल्स फॉलो करेंगे, सेम तरह के सिद्धांत फॉलो करेंगे, तो जो भी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाती है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। तो इस तरह से जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट की जाएगी उनमें यूनिफॉर्मिटी है। यानी कि जो अकाउंटिंग बुक्स मैं मेंटेन कर रही हूँ और जो मेरे बाद वाले अकाउंटेंट आके मेंटेन करेंगे, तो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को, इन सबको इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि जो सिद्धांत मैंने फॉलो किए हैं वही दूसरे ने भी फॉलो किए हैं। तो बेसिकली ये सिद्धांत बनाए ही इसलिए गए हैं कि जो भी लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो सब लोग इनको फॉलो करें, जिससे कि अकाउंटिंग बुक्स में एक यूनिफॉर्मिटी आए, यानी कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अब हम लेते हैं कि गैप का जो फीचर है वो क्या है। तो देखिए, गैप का जो फीचर है, पहला तो ये है कि ये जो गैप है ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या यूसेज और कस्टम से बनाया गया है। यानी कि ये जो नियम हैं या सिद्धांत हैं ये एक दो दिन में बन के तैयार नहीं हुए, बल्कि अपने अनुभव से और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही उसके अकॉर्डिंग जो है इन सिद्धांतों को फॉर्मुलेट किया गया है। जब पता चलता है ना कि कहीं कोई धोखा हो रहा है तो वो धोखा फ्यूचर में ना हो तो हम उसके लिए कुछ नियम बनाते हैं। सेम वैसे ही इसमें भी है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई ये सिद्धांत बनाए गए और लोगों को बताए गए, जिससे कि लोग इनको फॉलो करते रहें। ये सिद्धांत जो है स्टैटिक इन नेचर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार ये सिद्धांत बन गए तो इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते या आगे कोई नया सिद्धांत ऐड नहीं हो सकता। तो ये सिद्धांत जो है समय के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार जो है बदले जाते हैं, इनमें चेंजेस किए जाते हैं, यानी परिवर्तनशील है। और ये सिद्धांत जो है जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो सब लोग इनको जनरली एक्सेप्ट करते हैं, यानी सब लोग इसे मानते हैं।
इसीलिए इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है कि जो भी प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने में इन्वॉल्व हैं, वो सब लोग इनको फॉलो करें। अब जो सबसे पहला सिद्धांत है वो हम देखते हैं कि कितने तरह के सिद्धांत हैं इसमें। तो जो पहला सिद्धांत है दैट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सेकंड जो है वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है। थर्ड इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। देन अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर सारे प्रिंसिपल्स को हम एक ही वीडियो में कवर करना चाहेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इनको आज सिर्फ 2 ही लेंगे, जिसमें हमारा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सबसे पहले हम लेते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखिए, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस और जो ओनर यानी कि जो बिजनेसमैन है दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। यानी ओनर और बिजनेस दोनों अकाउंटिंग पर्पस के लिए दोनों की सेपरेट एंटिटी है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। फॉर एग्जाम्पल कि ABCD ने मिल करके एक बिजनेस शुरू किया है, वो है आभा एंड कंपनी, जो ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आभा एंड कंपनी जो है ये ABCD ने मिलके शुरू किए, ABCD ओनर्स हो गए और आभा एंड कंपनी बिजनेस एंटिटी हो गई। तो इन दोनों की जो एंटिटी है वो सेपरेट होगी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। यानी जो भी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाएगी वो आभा एंड कंपनी में की जाएगी, ABCD यानी ओनर की बुक्स में नहीं की जाएगी। तो इसका जो इम्प्लीकेशन है या इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए, जब कोई प्रिंसिपल फॉर्मुलेट किया जाता है उसका कुछ महत्व होता है, कुछ इम्पोर्टेंस होती है, उससे कुछ हमें निष्कर्ष पता चलता है। तो वो क्या निष्कर्ष है या इम्प्लीकेशन उसका क्या है? तो इसका इम्प्लीकेशन सबसे पहले तो यही है कि जो ABCD है यानी कि ओनर है, ओनर और बिजनेस दोनों की सेपरेट एंटिटी है। तो ओनर, सपोज करिए ABCD ने आभा एंड कंपनी शुरू की है, तो इसके लिए इन्होंने पैसा लगाया है। तो जो ये कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है, हम ये मानेंगे कि एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को पैसा दिया है। यानी ओनर ने पैसा दिया है आभा एंड कंपनी को, ओनर की अलग एंटिटी है, आभा एंड कंपनी का अस्तित्व अलग है। तो एक सेपरेट एंटिटी ने दूसरी सेपरेट एंटिटी को पैसा दिया है, इसलिए आभा एंड कंपनी के लिए जो ये कैपिटल है वो एक लायबिलिटी बन जाएगी। तो कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर। क्यों? क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों की सेपरेट एंटिटी है। ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाती है ओनर की तरफ। तो इसलिए कैपिटल को हम कहते हैं ओनर के लायबिलिटी यानी लायबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स इट्स ओनर। अब उसी तरह से हम लेते हैं ड्राइंग्स। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो ओनर है वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए, जब ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया तो उसे हमने कहा कैपिटल, और अब जो बिजनेस है उसके लिए एक लायबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया है। तो बिजनेस ये कहेगा जी मेरी लायबिलिटी है आपकी तरफ कि मुझे फ्यूचर में आपको ये पैसा लौटाना होगा। अब अगर मान लीजिए कि ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और ये जो ड्राइंग्स है वो बिजनेस की लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, और इस ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। यानी कि हम ये मानेंगे कि ओनर जो पैसा लगाया था उसमें से कुछ पैसा उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है, तो वो जो है कैपिटल को कम कर देगा और साथ में फर्म की लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर देगा। आगे जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जो अकाउंटिंग बुक्स है वो हम बिजनेस यूनिट की बुक्स में बनाते हैं, यानी कि बिजनेस की बुक्स में हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, न कि ओनर की बुक्स में। और ओनर के जो खर्चे हैं या इनकम है या एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं, वो हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक जब तक कि बिजनेस की तरफ से कोई फंड का इनफ्लो या आउटफ्लो ना हुआ हो। सपोज करिए कि ए ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी है, और अब इसका पैसा, अब इसे हम जो है आभा एंड कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पैसा कहाँ से आया।
अगर मान लीजिए कि ए ने ये पैसा जो है वो आभा एंड कंपनी से विड्रॉ किया है, तो ये जो है आभा एंड कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ए ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, लेकिन क्योंकि पैसा आभा एंड कंपनी से आया है, इसलिए आभा एंड कंपनी के यहाँ से फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है, तो आभा एंड कंपनी अपनी बुक्स में शो करेगी कि देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। और वो किस लिए हुआ है? क्योंकि ए ने अपने लिए कार खरीदी है, तो ए के लिए ये कहलाएगा ड्रॉइंग्स और आभा एंड कंपनी के लिए हो जाएगा आउटफ्लो ऑफ फंड। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही पैसा जो ओनर है ए है वो अपने पास से लगाता है, तो फिर इसे अकाउंटिंग बुक्स में आभा एंड कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली जब अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाती है तो वो हम बिजनेस एंटिटी के बुक्स में मेंटेन करते हैं, इसलिए हम जो भी ट्रांजैक्शन है उनका एनालिसिस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस के इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड है या बिजनेस में चीज आ रही है जा रही है, तो हम जो है उसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो प्रिंसिपल है दैट इज द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, या जिसे हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी कहते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए जो कि मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। यानी जो भी लेन देन होता है उसको हम पहले मनी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसे बुक्स में शो करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रिंसिपल का जो है महत्व क्या है या इम्प्लीकेशन क्या है। अगर ये प्रिंसिपल बनाया गया है तो कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, तो उसका क्या महत्व है। तो इसके लिए देखिए हम लेते हैं इम्प्लीकेशन में कि ट्रांजैक्शंस आर नॉट कैप्ट इन फिजिकल यूनिट्स बट इन मॉनेटरी यूनिट्स। यानी ट्रांजैक्शंस को हम फिजिकल यूनिट्स में नहीं रखते हैं बल्कि मॉनेटरी यूनिट्स में हम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आभा एंड कंपनी ने ये आइटम्स खरीदे थे, लैंड खरीदी थी 2 करोड़ उसकी मेजरमेंट है, यानी 2 एकड़ लैंड उन्होंने खरीदी है। 20 रूम्स हैं ऑफिस बिल्डिंग के, ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है जिसमें 20 रूम्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर खरीदे हैं 15, ऑफिस चेयर एंड टेबल हैं 30 और रॉ मटेरियल है 20 टन्स और कैश है 5 लाख। अब अगर हम इन ट्रांजैक्शन को फिजिकल यूनिट्स में रिकॉर्ड करें तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तो इन्हें रिकॉर्ड टोटल कैसे करेंगे? आप 2 एकड़ 20 रूम 15 कंप्यूटर 30 चेयर्स या 20 टन या 5 लाख इन सबको ऐड कैसे करेंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इसको मनी में एक्सप्रेस करते हैं, यानी 2 एकड़ की लैंड खरीदी है और 2 एकड़ लैंड का जो वैल्यू है 2 करोड़ है, ऑफिस बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की, पर्सनल कंप्यूटर 10 लाख रुपए के हैं, ऑफिस टेबल्स एंड चेयर्स है 3 लाख रुपए की, रॉ मटेरियल्स है 33 लाख, कैश है 5 लाख, और तो हम टोटल आराम से कर सकते हैं कि 3 करोड़ 51 लाख। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें फिजिकल यूनिट्स में ना शो करके हम उन्हें मनी में एक्सप्रेस करते हैं। पहले उन्हें मनी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसे हम बिजनेस में शो करते हैं। तो अब जो है कि ये तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, लेकिन मनी मेजरमेंट की अपनी कुछ लिमिटेशन भी है। जो पहली लिमिटेशन है वो तो यही है कि मनी की खुद की वैल्यू तो सेम नहीं रहती। यानी कि जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, प्राइसेस चेंज हो रहे इंक्रीज हो रही होती हैं, तो मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मनी की खुद की वैल्यू सेम नहीं होती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन के समय मनी की वैल्यू कम होती जाती है। सपोज करिए कि कोई लैंड हमने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ में खरीदा था, तो आज उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या है? अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो हो सकता है आज के टाइम में उसकी वैल्यू सिर्फ 80 लाख रुपए हो या 70 लाख रुपए हो, डिपेंडिंग ऑन कि इन्फ्लेशन कितना है। लेकिन क्योंकि हम उसे 1 करोड़ में ही शो करते हैं, मनी को हमने 1 करोड़ लिया है, 1 करोड़ में ही हम उसे शो करते जाएंगे और मनी की वैल्यू पहले से कम हो गई है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस की ट्रू एंड फेयर वैल्यू है वो हमें पता नहीं चल पाती। So the accounting data does not reflect the true and fair view of the affairs of the business entity। क्यों? क्योंकि मनी, हम सारे असेट्स को जो है मनी में शो कर रहे हैं और मनी की खुद की वैल्यू तो अपने आप में चेंज होती जा रही है। तो जो बिजनेस एंटिटी की जो अफेयर्स हैं या हम जो भी उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज का असेसमेंट करते हैं उसकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं पता चल पाती। एक लिमिटेशन और है, वो ये है
कि जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। जैसे कि एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो वर्कर्स हमारे पास हैं वो एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है, हाईली प्रोडक्टिव हैं, और वो हमारे लिए बिगेस्ट असेट है। लेकिन क्योंकि हम उन वर्कर्स को मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनका हम मेजरमेंट मनी में नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे अकाउंटिंग बुक्स में शो ही नहीं करते हैं। उसी तरह से जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, और वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें दो चार लोगों के साथ और शेयर करते हैं, यानी लोगों को भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी असेट है। लेकिन अगेन हम उनको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें बिजनेस के बुक्स में या अपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। उसी तरह से डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो काम चोरी करते हैं, जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, जो पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। लेकिन अगेन हम उसे मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, शो ही नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि बिजनेस एंटिटी या बिजनेस यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बेयरिंग रखते हैं बिजनेस पे, लेकिन क्योंकि हम उन्हें मनी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उन्हें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उससे होगा ये कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनमें हम लेते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। Thank you so much guys, thank you for watching, and bye bye, take care and happy learning.